गाजा पर ऐसे भयंकर धमाके हो रहे हैं। गाजा की धरती खून से लाल हो चुकी है। आसमान में मौत के परिंदे मंडरा रहे हैं। चारों तरफ काला धुएं का गुबार। ऐसे में इजराइल कह रहा है कि वो स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अब एक बड़ी शर्त इजराइल ने रख दी है हमास पर। हमास से सीधे सीधे हथियार डालने की शर्त। और ये जबकि शांति के दावे किए जा रहे हो, तभी इजराइल के जेट्स गाजा में एक के बाद एक वहां लोगों को, मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यह शांति की ओर बढ़ाया गया गाजा की तरफ एक नया कदम या फिर बर्बादी का नया चैप्टर। नेतन्याहू का शांति का पैगाम या शुरू होगा नया घमासान। सशर्त सीज फायर की तैयारी या हमास के अंत की बारी। इजराइल ने गाजा में शुरू कर दिया है ऑपरेशन पीस। क्या गाजा में हमास की बर्बादी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है? दुनिया की नजरें इस वक्त गाजा में इजराइल के एक्शन पर टिकी हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की आसमानी स्ट्राइक के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के उस प्रस्ताव का जिक्र कर दिया है जिसका इंतजार इस वक्त दुनिया के कई देशों को है। यह प्रस्ताव है स्थायी सीज फायर का। लेकिन खबर है कि इस स्थायी सीज फायर के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद कड़ी शर्त रख दी है। इस शर्त के मुताबिक हमास को पहले हथियार डालने होंगे और गाजा पर अपना कंट्रोल छोड़ना होगा। यानी नेतन्याहू ने भले ही अपनी तरफ से सीज फायर की पहल की है, लेकिन इस पहल में एक बड़ा दांव छिपा है। उस दांव को समझने के लिए पहले नेतन्याहू का वो पूरा बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने स्थायी तौर पर युद्ध विराम की बात कही है। President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore. In pursuing this common goal, we have a common strategy. Not only do we have a common strategy, we have common tactics. This doesn't involve pressure, doesn't involve coercion, it involves full coordination. President Trump wants a deal, but not at any price. I want a deal, but not at any price. Israel has security requirements and other requirements, and we're working together to try to achieve it. बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि उन्होंने ये संदेश वॉशिंगटन से वीडियो के जरिए दिया है। साथ ही वीडियो में इस बात की चेतावनी भी जारी की है। The President and I believe in a doctrine called peace through strength. First comes strength, then comes the peace. Our resolute action, the resolute decision of President Trump to act with us against those who seek to destroy Israel and threaten the peace of the world has made a remarkable change in the Middle East. We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. These are all things that I discussed with President Trump. यही नहीं,
इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए जल्द समझौते की बात भी कही। इजराइल वापसी से ठीक पहले दिए इंटरव्यू में कहा, That's obvious. I mean, we have the right of self-defense at any time, and I think that's widely recognized. I think on these matters, which I always prefer to negotiate not in front of a camera, I think there's a good chance we'll have this ceasefire, and that'll get us closer to the goal that I set from the beginning. Let's get them all back. लेकिन सीज फायर की कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को राक्षस का तमगा दे दिया। We are talking about a 60-day ceasefire in which half the live hostages and half of the deceased hostages would be returned to Israel by these Hamas monsters, you know. And yes, I think we're getting closer to a deal. यानी शांति के प्रस्ताव के बीच इजराइल न सिर्फ हमास को इन हालात का जिम्मेदार बता रहा है, बल्कि हमास को राक्षस बताकर उसके जड़ से सफाई की प्लानिंग भी कर रहा है। दरअसल इजराइल अपने नागरिक बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ डील करना चाहता है। 60 दिन की इस अस्थायी शांति में पहला कदम बंधकों की रिहाई है, लेकिन क्या बंधकों के नाम पर हो रही ये बातचीत वाकई निष्पक्ष है या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे इजराइल को सैन्य बढ़त मिले और हमास को पूरी तरह कुचला जा सके। गाजा में बंधकों से कहीं ज्यादा संख्या उन मासूमों की है जो हर दिन मारे जा रहे हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। और इन्हीं हालात को समझने के लिए आपको गाजा में जंग की ताजा कहानी को समझना होगा। इजराइल के हमलों में फिर कांप उठा गाजा। आईडीएफ की स्ट्राइक में 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। दस मासूम बच्चों का काल बना आईडीएफ का हमला। एक तरफ नेतन्याहू दुनिया के सामने अपना शांति संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायली वायुसेना अपना कहर बरपा रही है। आलम यह हो चुका है कि गाजा में अब जंग बच्चों की लाशों और मलबों के बीच लड़ी जा रही है। बीते 24 घंटे में इजरायली हमलों में 82 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में 10 बच्चे शामिल हैं। खबर है कि डेर अल बाला के एक चिकित्सा केंद्र के बाहर लाइन में खड़े 10 मासूम बच्चों को बम से उड़ा दिया गया। अस्पताल अब कब्रगाह में बदल चुके हैं। इजराइल का दावा है कि वो आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन बम आम नागरिकों की छाती चीर रहे हैं। आसमान से बरसती मौतें गाजा की सड़कों पर बिखरी। लोग पूछ रहे हैं, ये कौन सी जंग है जहां मासूमों का नरसंहार हो रहा है। جنبهم يعني هذول الأطفال يعني لا أكل ولا شرب ولا جو ولا يعني جوع معهم ولا في إشي يعني متوفر لهم الأطفال. قلت ما يرفعوا حالهم ويلعبوا، يعني مش حرام هذول ضحايا؟ إيش ذنبهم الأطفال؟ إيش ذنب أمهم كمان ربطهم وعبت عينهم؟ إيش ذنبهم؟ هذول أطفال أبرياء. وين يا عالم؟ وين العالم يسمعنا إحنا وين؟ इजराइल के सैन्य अभियान को कई वैश्विक विश्लेषक नरसंहार कह रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, राहत केंद्र कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बमबारी में मरने वालों में 40% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि वो आतंकियों को मार रहा है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि शिकार आम लोग हो रहे हैं। गाजा का हर कोना एक कब्रिस्तान बन गया है। हर सड़क पर अब मातम पसरा है। अस्पतालों के सामने कतारें लंबी हैं। डॉक्टरों की भारी कमी हो चुकी है। दवाइयां और बिजली लगभग नदारद हैं। जिनके घर थे वे अब टेंट में हैं, और जिनके पास टेंट नहीं वे खुले आसमान तले जीने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 90% गाजा की आबादी अपने घरों से उजड़ चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर हैं। बच्चों में कुपोषण की दर 146% तक बढ़ गई है।
इस वक्त गाजा में आम लोगों के दर्द की कहानी ये है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कब्रिस्तान जहां जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, वहीं से गाजा में जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है, ये शुरुआत मौत से भी ज्यादा खामोश, डरावनी और असहाय है। सोचिए, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है, वहां अब गाजा के लोग कब्रों के बीच जी रहे हैं। कहीं एक माँ ने अपने बच्चों के लिए कब्र की मिट्टी पर चादर बिछाई है, कहीं कोई बूढ़ा अपने बेटे की कब्र से सटा सोया है, क्योंकि अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं बचा। बमबारी ने घर छीने, भूख ने शिविरों की जगह भी छीन ली। अब इंसान उस जमीन को ठिकाना बना रहा है जो कभी अपनों के लिए आखिरी नींद का बिस्तर थी। कब्रिस्तान में न तो छत है न दीवारें, बस यादें हैं और खौफ है। रात को आसमान से गिरते धमाके और दिन में जलते सूरज की तपिश, दोनों से कोई राहत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि स्कूलों पर बम गिर चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं, शरणार्थी शिविरों में घुटन है और बाकी जगहों पर मौत मंडरा रही है। ऐसे में कब्रिस्तान ही एकमात्र सुरक्षित जगह बची है। विडंबना देखिए, जिंदगी अब उसी जगह से उम्मीद बांध रही है जहां मौत की कहानियां दफन है। एक छोटी बच्ची जो अपने पिता की कब्र पर रोज सोती है, कहती है, यहाँ अब्बू का साया तो है, बाहर कुछ नहीं बचा। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि गाजा की बहुत बड़ी आबादी बेघर हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इन बेघरों में कितनों ने कब्रों को घर बना लिया है। इस संघर्ष ने सिर्फ शहर नहीं, आत्माएं उजाड़ दी। अब गाजा में बच्चे खेल नहीं रहे, कब्रों की मिट्टियों से गुड़िया बना रहे हैं। माँ लोरिया नहीं गा रही, अपने मरे हुए बच्चों की कब्रों को चूम रही है। यह युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जहां जिंदा लोग उन पत्थरों की आड़ में सांस ले रहे हैं जिन पर मौत की तारीखें खुदी है। यही वजह है, अगर अब भी यह युद्ध नहीं रुका तो शायद कल कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ जाए और जिंदगी के लिए कोई भी कोना बाकी ना बचे। इंशाल्लाह بندخل على هدنه ان شاء الله عشان بس تقف هذه الدماء، بس عشان نحفظ اللي ضل من شعبنا، نحفظ اللي ضل من بيوتنا، نحفظ اللي ضل من انفسنا، لانه كلنا गाजा में हर दिन दर्जनों ट्रकों में खाना, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राहत ऊंट के मुंह में जीरा है। 4 महीने बाद पहली बार ईंधन गाजा पहुंचा, लेकिन ये ईंधन अस्पतालों के जनरेटर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ आखिर में 21 लाख लोग बसाए जाएंगे, लेकिन जो कुछ इजराइल कह रहा है वो इतना सीधा भी नहीं है। इजराइल चाहता है कि उसके सैनिक दक्षिण गाजा में मौजूद रहें, वहीं हमास और मध्यस्थ देश चाहते हैं कि यह संघर्ष स्थायी रूप से रोका जाए। यही वो टकराव है जिसने दोनों पक्षों के बीच समझौते को अभी तक कागज से जमीन पर नहीं उतरने दिया। इजराइल के आंतरिक राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी मंत्री इस डील का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमास से किसी भी तरह की बातचीत युद्ध को अधूरा छोड़ देना है। इन सब के बीच गाजा की आम जनता, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनी है, एक स्थायी समाधान का हल चाहते हैं। भूख से बिलखते बच्चे और बंधकों की रिहाई की मांग, सब कुछ इस उम्मीद में बंधा है कि शायद अब एक नया सूरज उगे। احنا مش قد الحروب، احنا بدنا نعيش، بدنا ناكل خبز. المعي موتى، هذا كله بموت، هذول صغار يا عمي. مش هتروش على اولاد الصغار. طب يقولوا والله بدنا نهدي، بدنا نكسب دار فلان، خلينا نخلي الدار، خلينا ناخذ البلد من الصغار. مش حياه هذه يا عمي. सवाल वही, जब बमबारी में स्कूल और अस्पताल उड़ाए जा रहे हो तो रोटी और दवाएं किसके काम आएंगी? किसी देश की मदद कब तक चलेगी?
और क्या इससे जमीनी हालत सुधरे?